हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें हम देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, इन चीजों की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने चैप्टर के साथ। तो जैसे कि रियल लाइफ में हम जैसे अपने घर में बिजली की वायरिंग करते हैं, सेम उसी तरह हमारी बॉडी में भी बिजली की वायरिंग तो खैर नहीं, लेकिन हाँ न्यूरॉन्स की, नर्व्स की वायरिंग हो रखी है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अभी सेंस ऑर्गन एक चैप्टर तुम आगे पढ़ोगे, कई सारे सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आईज हो गए, ईयर्स हो गए, तुम्हारी स्किन एक सेंस ऑर्गन है, तुम नोज से स्मेल कर सकते हो वो भी एक सेंस ऑर्गन है, टंग से टेस्ट कर सकते हो वो भी एक सेंस ऑर्गन है। तो रियल लाइफ में एनवायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं उनको हम सेंस करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आई का यूज करके तुम यहाँ पे चीजों को देख सकते हो। अब जैसे मान लो तुमने एक एप्पल को देखा, अब एप्पल देख के तुम्हें भूख लगी थी, तुम्हें उसे खाने का मन किया, तो ये सिग्नल तुम्हारी आईज कहां तक पहुंचाएगी? ब्रेन तक। तुम्हारे ब्रेन ने विजन देखा किसके थ्रू? आईज के थ्रू। तो ये सिग्नल गया ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन तुम्हारे हाथों को सिग्नल देगा जो कि इस एप्पल को हाथ से उठा लेंगे। तो सारा का सारा खेल किस चीज का है? तुम्हें यहाँ पे एक इनपुट मिला, उस इनपुट को तुमने प्रोसेस किया और उसके अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स या फिर आउटपुट जनरेट किया। सो दिस इज बेसिकली योर नर्वस सिस्टम। तो इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो हमारी बॉडी में ये सारे सेंस ऑर्गन होते हैं, ईयर्स होते हैं, आईज होती हैं, हैंड्स होते हैं, हैंड्स के बेसिकली स्किन होती है, और टंग हो गई और नोज हो गई। अब यहाँ पे हमारे कोर्स में कौन कौन से जिनके बारे में पढ़ना है आगे? एक तो ईयर्स और दूसरा आईज। यही दो सेंस ऑर्गन्स हमारे कोर्स में है, बट बेसिकली हमारे कोर्स से मतलब नहीं है, बट हाँ ये सारे सेंस ऑर्गन तो हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? ये एक्सटर्नल इनपुट लेते हैं, ये एक्सटर्नल इनपुट लेते हैं और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ये एज अ सिग्नल नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग तक एक सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, और हमारा दिमाग उस चीज को प्रोसेस करेगा आगे क्या करना है, और फिर वो एक्शन मसल्स के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट से करवाता है। चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो, वो अपने आप होते हैं, लेकिन जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, चलना हो गया, ये सारी चीजें दिमाग हमसे करवा सकता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, कैसे सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचा और दिमाग से सिग्नल हमारे मसल्स तक पहुंचा, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम ही करवाता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू ही ये पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं अभी। अब यहाँ पे सिलेबस जो हमारा है वो कुछ इस तरह है। तो यही सारा कुछ तुम्हारा इस वीडियो का पार्ट होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा सेंस ऑर्गन है। पहले ये ए और बी करके एक ही चैप्टर में होते थे, बट अब अगर तुम बुक में देखोगे तो ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। नर्वस सिस्टम एक अलग चैप्टर हो गया है और सेंस ऑर्गन एक अलग से चैप्टर है। और सेंस ऑर्गन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें सेंस ऑर्गन पढ़ना है तो सेंस ऑर्गन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब पे, तुम जाकर सर्च कर सकते हो सेंस ऑर्गन एम्पलीफाई लर्निंग। और इसके अलावा बायोलॉजी के मैंने और भी कई चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, जिन्हें तुम जाकर सर्च कर सकते हो। बस चैप्टर का नाम डाल देना, आगे लिख देना एम्पलीफाई लर्निंग और सर्च कर लेना, तुम्हें वो चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अब यहाँ पे अपने चैप्टर का थोड़ा हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूरॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम तुम देखो, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, बहुत सारी वायरिंग होती है। अब यहाँ वायरिंग बार बार बोल रहा हूँ, बट वायरिंग से तुम ये मत समझना कि हमारी बॉडी के अंदर कॉपर वायर है। हमारी बॉडी में जो वायरिंग हो रखी है वो सारी की सारी नर्व्स की वजह से हो रखी है, नसें जिनको बोलते हैं नर्व्स। तो नर्व्स जो है वही बनाती है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है? एक तो आता है ब्रेन। हमारा दिमाग क्या है? हमारा सीपीयू है एक तरह से, सारी की सारी प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन करेगा। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे ऑर्गन आता है जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जनरली रिफ्लेक्स एक्शंस को कैरी करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट। और नर्वस सिस्टम का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्व्स। नर्व्स के बिना सिग्नल जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे? ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये मिलके बनाते हैं तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों? बिकॉज जो कमांड सेंटर है वो तो तुम्हारा दिमाग है और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड भी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल यूनिट हो गया। और बाकी जो इनको जोड़ रहा है बाकी के बॉडी पार्ट से, नर्व्स, वो तुम्हारी क्या हो जाती है? वो हो जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब एसेसरीज जुड़ी हुई है तुम्हारे दिमाग के साथ में, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये सीपीयू हो गया, अगर मान लो कंप्यूटर के टर्म्स में इसको समझें तो ये तुम्हारा सीपीयू हो गया, ये सेंट्रल सिस्टम है। अभी सीपीयू से तुम कीबोर्ड जोड़ोगे या इससे माउस जोड़ोगे या इससे मॉनिटर जोड़ोगे, ये सारे क्या हो गए? दीज आर पेरिफेरल्स। ये क्या हो जाते हैं? पेरिफेरल्स। तो सीपीयू दिस इज सेंट्रल यूनिट, यानी कि तुम्हारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जितने भी पेरिफेरल्स हैं जो जुड़े हुए हैं नर्व्स के थ्रू, वो सब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यानी कि जितनी भी नसें जुड़ी हुई हैं तुम्हें दिख रही हैं, ये सारी सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो चलो आगे देखते हैं अभी। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। अब न्यूरॉन क्या होता है? अब समझो, जैसे साइंस में हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी मैटर होता है, मैटर किन चीजों से मिलकर बना है? एटम्स की मदद से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर का जो बेसिक यूनिट होता है वो एक एटम होता है।
ठीक है। उसी तरह अगर हम अपने घर की बात करें तो जब हम घर बनाते हैं तो उसको ब्रिक्स की मदद से या ईंटों की मदद से बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि घर के बनाने का जो बेसिक यूनिट होता है, और भी चीजें उसमें लगती हैं, सीमेंट लगता है, सरिया लगते हैं, वो सब चीजें अलग है, बट हाँ बेसिक यूनिट तुम कह सकते हो ईंटों से मिलकर हमारा घर बनता है। ठीक है। और उसी तरह अगर हम बात करें अपने नर्वस सिस्टम की, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम हमारा बनके तैयार हुआ है, उसी तरह हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज अ नर्व सेल और अ न्यूरॉन। नर्व सेल न्यूरॉन एक ही चीज के नाम है, चाहे तुम नर्व सेल बोलो चाहे न्यूरॉन बोलो, और वो देखने में कुछ ऐसा लगता है। नॉर्मल बॉडी सेल से ये थोड़ा अलग होता है, ये लेंदी होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन आवर बॉडी। ये 1 मीटर से ज्यादा भी लंबा हो सकता है, तुम सोच के देखो एक नॉर्मल सेल 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा, तो ये इकलौता ऐसा सेल है, और ये सेल डिवीजन नहीं करता, इस अभी मैं आगे बताऊंगा ये सारी चीजें। तो नर्व सेल कुछ ऐसा होता है, यही तुम्हारा नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, ये चीज याद रखना। तो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। तो न्यूरॉन देखने में कुछ ऐसा लगता है, इसके सारे के सारे पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो एक एक करके इनको देखते हैं। तो न्यूरॉन का सबसे ऊपर का जो टॉप पार्ट है, ये तुम्हारा होता है सेल बॉडी और पेरिकैरियन और साइटोन, तीनों इसी के नाम है। सेल बॉडी एंड साइटोन तो तुम्हें याद होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यूज में पेरिकैरियन भी लिख के आ जाए, तो तुम्हें तीनों नाम पता होने चाहिए। जो सबसे टॉप का रीजन है ये तुम्हारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी है मतलब इसमें सेल के सारे ऑर्गेनेलिज होंगे, जैसे नॉर्मल सेल्स में होते हैं, इसमें तुम्हारा न्यूक्लियस भी होगा, राइट, साइटोप्लाज्म भी होगा, तो ये सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, द नर्व सेल तुम्हारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है, बिगेस्ट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट, लंबाई में सबसे ज्यादा ये होता है, फ्यू मिलीमीटर से लेके 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे नर्व सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी सेल बॉडी है नर्व सेल की, इसमें एक चीज अलग होती है बाकी सेल से, वो ये दैट इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। जब सेंट्रोसोम एब्सेंट है तो ये सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, सो इसीलिए नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि अगर एक बार तुम्हारी बॉडी का नर्व सेल डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा नहीं बन पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेंट्रोसोम एब्सेंट है, ये इसकी खासियत है, और यहाँ पे सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए दैट बॉडी का कौन सा सेल होता है जो कि सेल डिवाइड नहीं कर पाता है, तो वो हो जाएगा हमारा नर्व सेल। अब यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया सबसे पहला सेल बॉडी। अब सेल बॉडी के ही आगे यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ये जो तुम्हें लंबा सा लेंदी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यहां से यहां तक, दिस इज नोन एज एक्सॉन। ये तुम्हारा एक्सॉन होता है, कवर्ड होता है माइलिन शीट से। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक कवरिंग तुमको दिख रही है इस एक्सॉन के चारों तरफ, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट तुम्हारी फर्स्ट कोटिंग होती है, जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया एक्सॉन। अब एक्सॉन के चारों तरफ एक पहली कोटिंग होगी, ये तुम्हारी होगी माइलिन शीट, एंड इसके बाद एक और इसके ऊपर टॉप कोटिंग होती है माइलिन शीट के भी ऊपर, इसको बोलते हैं, ये दोनों तरफ होती है यहाँ पे इस तरह, और ये हो जाती है न्यूरोलिमा। तो आई होप समझ में आई होगी, पहली कोटिंग तुम्हारी होती है माइलिन शीट एंड उसके ऊपर एक और आउटर मोस्ट कोटिंग होती है दैट इज नोन एज न्यूरोलिमा। कहीं कहीं पे इसको न्यूरोलिमा भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे न्यूरिलिमा भी लिखा जाता है, तो स्पेलिंग थोड़ा बहुत वेरी करती है कहीं कहीं पे। तो ये तुम्हारे हो गए कोटिंग्स, एंड इसके अलावा जो माइलिन शीट में कहीं कहीं तुम्हें ये गैप्स दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। ये कुछ टर्म्स है तुम्हें पता होने चाहिए, हो सकता है लेबल करने के लिए आ जाए, बिकॉज बायोलॉजी में देखो क्या होता है, यहाँ पे बनाने के लिए भी डायग्राम आ सकता है, हो सकता है तुम्हें डायग्राम बना बनाया मिल जाए और इसमें पार्ट्स को लेबल करने के लिए आ जाए, तो इस तरह तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए। नाउ ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट एक्सॉन। एक्सॉन की सारी चीजें हमने देख ली। इसके अलावा एक्सॉन जहां पे एंड होगा, दिस इज नोन एज एक्सॉन एंडिंग, और एक्सॉन एंडिंग पे तुम्हें मिलेंगी ब्रांचेस। यहाँ पे क्या मिलेंगी तुम्हें, ब्रांचेस, और यही ब्रांचेस क्या हो जाती है, एक्सॉन टर्मिनल, एंड ये तुम्हारा हो गया, इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये लास्ट में तुम्हें दिख रही है ब्रांचेस, यही हो जाती हैं डेंड्राइट्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, देख लो। ये जो माइलिन शीट की अभी हमने बात की थी, ये माइलिन शीट तुम्हारी होती है व्हाइट कलर की, एक्सॉन सराउंडेड बाय अ व्हाइट इंसुलेटिंग शीट कॉल्ड माइलिन शीट। माइलिन शीट का कलर तुम्हारा व्हाइट कलर का होता है, तो ध्यान रखना जहां से भी एक्सॉन गुजर के जाएगा वो एरिया तुमको कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। अभी जब हम ब्रेन की बात करेंगे तो वहां पे ये पार्ट तुम्हें काम आएगा। which is covered by an outermost thin sheath neurolema, ये मैंने बता दिया, and myelin sheath gaps are called node of Ranvier, and the end portion of the axons have swollen end which stores certain chemicals called न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। ये जो तुम्हें एंड दिख रहे हैं, ये एंडिंग जो होती हैं ये बल्ब शेप की होती हैं, और यहाँ पे कुछ सर्टेन केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब तुम्हें न्यूरोट्रांसमीटर इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा इनका क्या काम है। ये केमिकल्स होते हैं, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, बट ये टर्म याद रखना, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स पास करने में हेल्प करते हैं। तो यहां तक सिग्नल तो जा रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मतलब इंपल्स के फॉर्म में, और फिर यहां से जब दूसरे वाले न्यूरॉन में जब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो यहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब दो न्यूरॉन्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं तो बीच में होता है गैप,
तो केमिकल्स के थ्रू ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है और वो केमिकल्स का नाम क्या है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। आई होप समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि पहला होता है स्टिमुलस। जैसे मान लो हमने कोई गर्म चीज को टच कर लिया तो वो एक स्टिमुलस हो सकता है। हो सकता है हम कहीं खड़े हों, बारिश का पानी हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, हम भीग रहे हैं, तो वो एक स्टिमुलस हो गया। मान लो तुम्हें एक टेस्टी खाने की स्मेल मिल गई तो वो भी एक स्टिमुलस हो गया। मतलब कोई भी एनवायरमेंट में तुम्हें चेंज देखने को मिला, सडन चेंज हुआ, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, स्टिमुलस। सो सडन चेंज ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट, ये तुम्हारा क्या है, स्टिमुलस। जब तुम्हें कोई स्टिमुलस मिलेगा तो तुम्हारी बॉडी में क्या जाता है, एक इंपल्स या फिर एक सिग्नल जाता है। इंपल्स को तुम क्या बोल सकते हो, सिग्नल। अब सीधे इसको कह सकते हो वेव ऑफ इरिटेबिलिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिग्नल। सबसे सिंपल टर्म में सिग्नल कह सकते हो। भाई बिजली की तारों में बिजली का सिग्नल जाता है, तुम्हारी नर्व्स में क्या जाएगा, इंपल्स जाएगा। तो ये तुम्हारा सोडियम इंपल्स होता है, सोडियम आयन की वजह से ये इंपल्स होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, सोडियम आयन का एक डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन का एक फेज चलता रहता है, वो तुम्हारा होता है इंपल्स। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि नर्व्स में जो इंपल्स ट्रैवल करता है, सिग्नल ट्रैवल करता है, वो किस आयन की वजह से ट्रैवल करता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इट इज ड्यू टू सोडियम आयन। Na+ आयन वहां पे पोलराइज होता है, डीपोलराइज होता है, वही तुम्हारा एक स्टेट ट्रांसफर होता जाता है इंपल्स के फॉर्म में। अब मान लो एक स्टिमुलस हुआ, उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में इंपल्स गया दिमाग तक, तो दिमाग क्या करेगा, वापस से सिग्नल मसल्स को भेजेगा या तुम्हारे ऑर्गन को भेजेगा, और वहां पे तुम्हारा ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे तुम्हें एक स्टिमुलस मिला, अब ये इंपल्स गया नर्व्स के थ्रू दिमाग तक, दिमाग ने सिग्नल भेजा हाथ को, हाथ ने क्या किया, रिस्पॉन्स, वापस से एक्शन किया। तो जो वापस से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट एक्शन करेगा वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स। द चेंज इन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग ड्यू टू स्टिमुलस, स्टिमुलस की वजह से जो हम रिस्पॉन्स करेंगे या जो भी चेंज हमारी बॉडी में आएगा, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। आई होप तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे। ये तीनों टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुमसे अरेंज करने के लिए कह दे, या हो सकता है तुमसे इनका डेफिनेशन पूछ ले एग्जाम में, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, हो सकता है अरेंज द फॉलोइंग में आ जाए, राइट, या ऑड वन आउट में तुम्हें दे सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। सो आई होप समझ में आ गया। अब इसके बाद न्यूक्लियस का देख लो डायग्राम। अगर मान लो न्यूक्लियस का डायग्राम तुम्हें बनाने के लिए आ जाए, तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह इसको बनाना होगा और लेबलिंग भी करनी होगी। एक दो चीजें और यहाँ पे लेबल कर सकते हो, नोड ऑफ रैनवियर और माइलिन शीट, ये सारी चीजें इसने नहीं लेबल की हैं, तुम लेबल कर देना। और इसके अलावा यहाँ पे हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में इंपल्स कैसे ट्रेवल करता है, मतलब नर्व्स में इंपल्स कैसे ट्रेवल करता है। देखो बेसिकली नॉर्मल केस में क्या होता है, जो सोडियम आयन होता है वो ये जो तुम्हें दिख रहा है एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर सोडियम आयन इस तरह कलेक्टेड रहता है, और यहाँ पे चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर प्लस हो गया और अंदर तुम्हारा माइनस चार्ज रहता है एक्सॉन के अंदर, ये माइनस चार्ज इस तरह है। अब जैसे ही तुम्हारी बॉडी को या तुम्हारे बॉडी पार्ट को या सेंस ऑर्गन को कोई भी स्टिमुलस मिला, तो तुम्हारी नर्व्स में एक इंपल्स जाता है। इंपल्स का मतलब बेसिकली ये होता है दैट यहाँ पे ये, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ये जो स्टेट तुम्हें दिख रही है जहाँ प्लस माइनस अलग अलग है, ये है पोलराइज्ड स्टेट। होता क्या है कि एक इंपल्स यहाँ पे डीपोलराइजेशन कॉज करता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, यहाँ पे एक्सॉन के अंदर ये जो सोडियम आयंस तुम्हें बाहर दिख रहे हैं, ये अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है, माइनस साइन बाहर हो गया, मतलब माइनस चार्ज जब बाहर आ जाएगा, सोडियम आयंस अंदर ट्रेवल करेंगे तो प्लस चार्ज अब अंदर हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज डीपोलराइज्ड स्टेट। अब ये डीपोलराइज्ड स्टेट जैसे ही बनेगी यहाँ पे, तो ये सिर्फ यहाँ नहीं रहेगी, ये अपने आगे वाले आयन को भी डिस्टर्ब करेगी। वही चीज फिर यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी यही डीपोलराइजेशन होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा और ये डीपोलराइजेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगी। सोडियम आयन यहाँ पे आ गया, बाहर माइनस चार्ज हो गया, और यहाँ नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही हो गया। तो ये डीपोलराइजेशन स्टेट जो तुम्हें दिख रही है, ये ट्रेवल करती जाएगी धीरे धीरे आगे, और इसी तरह तुम्हारा इंपल्स आगे ट्रेवल करता है। किसकी वजह से ट्रेवल करता है, ड्यू टू Na+ आयन, सोडियम प्लस आयन, ओके, या सोडियम आयन भी बोल सकते हो उसको। तो Na+ आयन की वजह से ही तुम्हारा ये पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या पोलराइज्ड स्टेट या डीपोलराइज्ड स्टेट बनती जाती है और इंपल्स आगे ट्रेवल करता जाता है। यही होता जाएगा। और ये हमेशा याद रखना कि करंट बहुत तेज बहता है, लेकिन ये करंट की स्पीड से नहीं जाता। तो ये पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन काफी धीरे होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट के कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है, इसको उससे मत कंपेयर करना, बिजली की गति से ये नहीं जाता है। तो अभी आगे देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइनैप्स। अब साइनैप्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, देख लो। जब भी दो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जब भी कनेक्ट होंगे, जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन का सेल बॉडी है और ये उसके डेंड्राइट्स हैं, तो कभी भी न्यूरॉन एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते, कभी भी टच नहीं करते एक दूसरे को। जब भी दो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कनेक्ट होंगे, हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है दोनों में। ये एक का सेल बॉडी, ये एक के डेंड्राइट्स, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा, गैप रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन नंबर 1, और ये हमारा न्यूरॉन
2 है। तो ये न्यूरॉन 1 एंड 2 जब कनेक्टेड है तो ध्यान दो यहाँ पे इस वाले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो इसकी सेल बॉडी से, जो सेकंड न्यूरॉन है हमारा, इसकी सेल बॉडी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। बीच में क्या है यहाँ पे, देयर इज अ गैप, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, जहां कनेक्शन होगा वहां पे गैप भी एक होता है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। और इसी गैप में जब सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है तो यहाँ नर्व में तो इंपल्स के थ्रू जा रहा है, लेकिन जब गैप आ गया तो गैप में ये सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यही जो न्यूरॉन है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो यहाँ से रिलीज होते हैं, सेल बॉडी तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं सिग्नल को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे न्यूरॉन में। तो इस तरह तुम्हारा नर्व इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। तो ये है तुम्हारा मैकेनिज्म। और साइनैप्स की बात करें तो क्या है साइनैप्स, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बेसिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है बट फिर भी कॉन्टैक्ट लिखा गया है। इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन सेपरेटेड बाय अ फाइन गैप। ये कीवर्ड है, ये अगर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉन्टैक्ट है दोनों का, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं भी है, बीच में एक फाइन गैप तुम्हें दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। तो गैप रहेगा बीच में दो न्यूरॉन्स के, एक की ब्रांचेस एक्सॉन ब्रांचेस दूसरे की सेल बॉडी से कनेक्ट होती हैं, लेकिन बीच में एक फाइन गैप रहता है और उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। सो देखो 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ये तुमसे एग्जाम में डायग्राम बना के भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का जो न्यूरॉन है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हें नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा तीनों का काम क्या है। जैसा कि पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंस, इसका कीवर्ड पकड़ो सेंस। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, सेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमेशा सेंस ऑर्गन से ही जुड़े होते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज तुम टच करोगे, कोई चीज तुम स्मेल कर रहे हो या कोई भी चीज तुम देख रहे हो, तो उन सेंस ऑर्गन से ये न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे और सिग्नल्स को तुम्हारे ब्रेन तक लेके जाएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाएगा, सेंस ऑर्गन के पास, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में तुम देख सकते हो, बना भी हुआ है। तो सेंसरी न्यूरॉन, ये जैसे मान लो सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे कोई सेंस ऑर्गन होगा, जैसे कि स्किन हो गया, टंग हो गई, आईज हो गई, ईयर्स हो गए या स्किन हो गई, तो सेंस ऑर्गन के पास ये सेंसरी न्यूरॉन जुड़ा होगा। सेंस ऑर्गन से ये सिग्नल लेके जाएगा कहां तक, टू द ब्रेन। यहाँ पे कहीं ब्रेन होगा या स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन है ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो बेसिकली सेंस ऑर्गन से तुम्हारा ये वाला सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा सिग्नल कहां तक, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। अब देखते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या, कोई भी चीज चलाने के लिए इसका हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी इस्तेमाल करेगी। तो मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये दिमाग से सिग्नल लेके जाते हैं मसल्स तक या उस बॉडी पार्ट तक जहां पे उसको मूव कराना है। तो मोटर न्यूरॉन्स का सिंपल क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स जुड़े होंगे, ब्रेन से जाएंगे और निकल के जाएंगे कहां तक, मसल्स तक या फिर ऑर्गन्स तक। तो ये मसल और ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं जाके, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रेन से नहीं जुड़े होंगे, लेकिन ब्रेन से सिग्नल लेके जाएंगे मसल्स तक या फिर बॉडी ऑर्गन्स तक। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा हो गया मोटर न्यूरॉन। ये क्या कर रहा है, सिग्नल को लेके जा रहा है कहां, दिमाग से दूर, कहां तक, टू मसल और ग्लैंड तक। ये हो जाता है हमारा मोटर न्यूरॉन। अब बात करते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन की। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या करेगा, ये दोनों को अटैच कर देगा, राइट, ये दोनों को जोड़ देगा, बेसिकली कनेक्टर है एक तरह का बीच का। तो यहाँ पे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाया जाएगा, बिकॉज जितने भी एसोसिएशंस होते हैं, जितने भी जुड़ाव होते हैं दो न्यूरॉन्स के, वो ज्यादातर तुम्हें ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ज्यादातर के सारे के सारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा जो एसोसिएशन न्यूरॉन है, ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा या तो ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। ये दो जगह तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये करता क्या है, ये तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन से। जो सिग्नल तुम्हारा सेंस ऑर्गन से यहां तक आया है, ये उस सिग्नल को आगे भेजेगा ताकि कोई काम हो पाए मसल्स या फिर ऑर्गन में। सो आई होप समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नर्व्स की। नर्व भी कभी भी पूछ ली जाती है डेफिनेशन। तो नर्व क्या होता है, नर्व बेसिकली इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर क्या होता है, नर्व फाइबर का मतलब क्या, एक्सॉन। देखो बेसिकली जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक तो तुम्हारा सेल बॉडी हो गया, एक एक्सॉन हो गया और फिर डेंड्राइट्स हो गए। तो यहाँ पे जो ये बीच का पार्ट होता है एक्सॉन, जो ये लंबा वाला पार्ट दिख रहा है, यही तुम कई सारे न्यूरॉन्स का ले लो पार्ट, और कई सारे न्यूरॉन्स का ये एक्सॉन वाला पार्ट ऐसे ले लो और इसको एक शीट के अंदर ऐसे पैक कर दो, वही चीज है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डायग्राम भी बना हुआ है। तुमने कई सारे एक्सॉन्स लिए, मतलब नर्व सेल्स के जो एक्सॉन वाला पार्ट है, लंबा वाला पार्ट है, वो लिया और इसको एक ट्यूबुलर शीट में कवर कर दिया। सो दैट इज नोन एज अ नर्व। यही हो जाएगी तुम्हारी नर्व। इसका डेफिनेशन सिंपल है, नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स। अलग अलग न्यूरॉन्स होंगे, ऐसा नहीं है एक ही न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेपरेट न्यूरॉन्स होंगे और इनको हम एक शीट के अंदर कवर कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, इट इज नोन एज नर्व। सो आई होप समझ में आ गया।
अब नर्व्स भी बेसिकली 3 तरह की होती हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था कि न्यूरॉन्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। सो उसी तरह तुम्हारी ये जो नर्व्स होती हैं ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली हो जाती है सेंसरी नर्व्स। अब सेंसरी नर्व वो होंगी जो सेंस ऑर्गन से सिग्नल को लेके जाएंगी दिमाग तक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ऑप्टिक नर्व, जो आंखों का सिग्नल दिमाग तक लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में तुमसे पूछ भी सकता है, नेम अ सेंसरी नर्व, या फिर तुमसे ऑप्टिक नर्व पूछ लेगा क्या होती है। सो इट इज अ काइंड ऑफ सेंसरी नर्व, ये तुम्हारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स को लेके जा रही है दिमाग तक। फिर बात करते हैं मोटर नर्व की। अब इसके अंदर वो न्यूरॉन्स होंगे जो तुम्हारे दिमाग से सिग्नल मसल्स तक लेके जाएंगे। अब बात करें एसोसिएशन नर्व की, तो इसके अंदर क्या होंगे, एसोसिएशन न्यूरॉन्स होंगे, और ये बेसिकली स्पाइनल नर्व इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल से याद रखना, देख सकते हो सेंसरी नर्व का एग्जाम्पल ऑप्टिक नर्व, और एसोसिएशन नर्व्स में स्पाइनल नर्व आ जाती है। अब यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इट इज द गैंग्लिया। गैंग्लिया आर द एग्रीगेट्स ऑफ द नर्व सेल्स, और सेल बॉडीज का यहाँ पे होता है बेसिकली। सो गैंग्लिया आर द एग्रीगेट या फिर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नर्व सेल्स और सेल बॉडीज फ्रॉम विच द नर्व फाइबर में अराइज और एंटर इनटू इट। जो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होगा उसका तुम एक कलेक्शन ले लो, कई सारे नर्व सेल एक साथ कलेक्ट कर लो, एक एग्रीगेट बना लो, सो दैट इज नोन एज अ गैंग्लिया। ये कीवर्ड है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था दैट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कमांड सेंटर है हमारी बॉडी का, जो सारे फैसले लेता है, वो है हमारा दिमाग, पहला ब्रेन, एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फैसले तो नहीं लेता, बट उसके अंदर एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो ये दो हमारे हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। एंड सेकंड अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें सारी नर्व्स आ जाती हैं। अब नर्व्स का भी एक डिवीजन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका कभी कभी शॉर्ट फॉर्म तुमसे पूछ लेता है कि सीएनएस का फुल फॉर्म बताओ, सो इट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हो जाएगा पीएनएस। तो शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देयर आर 2 मेजर डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये जैसे भी मैंने बताया। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल से यानी एक्सेसरीज को कनेक्ट करेगा बाकी बॉडी के पार्ट से, नर्व्स को लेके जाएगा। तो उसमें जो जो नर्व्स आती हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। मतलब दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को जो नसें कनेक्ट करेंगी बाकी सारे बॉडी पार्ट से, उन नसों को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखते हैं। अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो तुम ऑटो वाला याद कर लो। ऑटो का मतलब क्या, वो चीजें जो अपने आप चल जाती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स होंगी विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ मेनी इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। भाई तुम सांस लो ना लो, अपने आप रात में सांस लेते रहती है तुम्हारी बॉडी। उसके अलावा हार्ट अगर तुम बीट कराना चाहो ना कराना चाहो, बीट करता रहेगा अपने आप। तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन नर्व्स को होल्ड करता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। सो ये हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, सोमा मतलब होता है बॉडी, तो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए जो नर्व्स यहाँ पे यूज होती हैं, वो नर्व्स आती हैं तुम्हारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। जैसे कि हाथ यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ तभी हो रहा है। यहाँ पे मार्कर से लिख पा रहा हूँ, तो ये जो सारे एक्शंस हो रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो नर्व्स यूज हो रही हैं वो सारी की सारी आती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। सो ये होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, ये चीज याद रखना, ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने वाली नर्व्स है। तो सिंपल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई होप समझ में आ गया है। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देख लेना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तुम्हें पता होना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन की। ये हमारे चैप्टर का सेकंड हिस्सा है। पहले मैंने सोचा था इसको अलग वीडियो में बना दूं, बट अलग वीडियो में बनाता तुम लोगों को सर्च करने में दिक्कत होती, इसीलिए इसी वीडियो में हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। इसका वेट बहुत ही कम होता है हमारी बॉडी के वेट के मुकाबले, सिर्फ 1.35 kg के अप्रोक्स। यहाँ पे सबके ब्रेन का वेट सेम तो नहीं होगा, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है। तो एक तरह से हमारी बॉडी का बहुत कम पोर्शन ऑफ वेट ये कवर करता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी खपत की, इसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। हमारी बॉडी का 25% ऑक्सीजन अकेला ब्रेन कंज्यूम करता है। तो देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। हमारी भूख और हमारी हार्ट बीट, हमारा सांस लेना, हमारी बॉडी के और भी इंटरनल ऑर्गन्स का जो फंक्शनिंग है, वो सारा का सारा कंटिन्यूअस ब्रेन करता रहता है। तो इसीलिए ब्रेन काम क्योंकि ज्यादा कर रहा है, ब्रेन सोच रहा है हर समय, सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। जितना तुम सांस से ऑक्सीजन लोगे उसका 25% पार्ट ये कंज्यूम कर जाता है।
तो चलो बात करते हैं अभी इसकी। सो हम सबको पता है ब्रेन कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे स्कल में, इस यहाँ पे। तो ब्रेन की अगर हम बात करें, सो ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे इट इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम ऑफ द स्कल। स्कल के अंदर, स्कल का ये जो ये तुम्हें पोर्शन दिख रहा है, यहीं पे तुम्हें अंदर ब्रेन होता है। अब इसको क्योंकि प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसीलिए बॉडी में कई सारे यहाँ पे इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि कवरिंग्स, मेनिंजेस जिसको बोलते हैं। तो मेनिंजेस क्या होती हैं? बेसिकली दीज आर थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग्स, तीन मेम्ब्रेनस कवरिंग्स होती हैं कॉल्ड दी मेनिंजेस, विच कंटिन्यूज बैकवर्ड्स ऑन दी स्पाइनल कॉर्ड्स। ये पूरा पीछे तक ऐसे जाती हैं और यही कवरिंग्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तीन कवरिंग्स हैं, इनके नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कवरिंग हमारी होती है ड्यूरामेटर। इट इज द आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। यहाँ पे तुम देख सकते हो बना भी हुआ है। सबसे ऊपर ये स्कल की कोटिंग है, ये तुम्हारा छोटा सा यहाँ पे कटआउट लिया गया है, सबसे बाहर स्कल है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर की जो टफ कोटिंग होती है, दिस इज ड्यूरामेटर। फिर इसके बाद बात करें सेकंड कोटिंग की, तो वो होती है एरेक्नॉइड। इट इज थिन डेलिकेट मिडिल लेयर गिविंग अ वेब लाइक कुशन। ये बेसिकली जालीदार होती है, वेब लाइक होती है। तो जो मिड लेयर होती है दैट इज दी एरेक्नॉइड लेयर या एरेक्नॉइड मेटर। देन इसके बाद लास्ट लेयर हमारी होती है पायामेटर। इट इज द इनर मोस्ट हाईली वैस्कुलर मेम्ब्रेन रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ये चीज याद रखना, जो लास्ट हमारी लेयर होती है दैट इज दी पायामेटर, और ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड से, मतलब ब्लड वेसल्स यहाँ पे होंगी, ब्लड की सप्लाई इसमें होती रहती है। सो ये लास्ट लेयर होगी। इसके अंदर यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन पाया जाता है, ये तुम्हारा ब्रेन हो जाएगा यहाँ। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये तीनों लेयर्स तुम्हें याद होनी चाहिए, हो सकता है यहाँ पे अरेंज करने के लिए आ जाए। और एक और यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है दैट जो ये मेनिंजेस होती हैं, जब इसी में इन्फ्लेमेशन आ जाए या सूजन आ जाए, तो एक बीमारी भी होती है ये, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या होती है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ दी मेनिंजेस। तो मेनिंजेस लेयर जो है तीनों है, इन्हीं में जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, दिमाग के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये पता होना चाहिए तुम्हें। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो इनके फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है सेरिब्रम। ये तुम्हारा होता है सेरिब्रम, फर्स्ट मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। सो सेरिब्रम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट हम उनके बारे में यहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमें मेनली सेरिब्रम पूरे पार्ट को देखना है। ये जो तुम्हें पूरा बाहर का हिस्सा दिख रहा है, यही है सेरिब्रम। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बेसिकली सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर टॉप व्यू से तुम देखोगे, इस तरह तुम्हें दिखेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज सेकंड पार्ट। दो हिस्सों में, लेफ्ट एंड राइट, दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, और डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स, हाईली कॉन्वोल्यूटेड विद रिजेस एंड ग्रूव्स। अब यहाँ पे बेसिकली ये जैसा तुम्हें दिख रहा है, काफी सारे ग्रूव्स होते हैं और रिजेस भी होती हैं। ग्रूव्स यहाँ पे जो उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रूव्स हो गया, और जो तुम्हें ऐसे नालियां टाइप की दिख रही है, ये रिजेस हो गए। सो ग्रूव्स एंड रिजेस कॉन्वोल्यूटेड बहुत होते हैं यहाँ पे, और जितना ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस होंगे, जितना ज्यादा ये इस तरह हौच-पौच होगा, उतना ज्यादा हम कह सकते हैं तुम्हारे दिमाग में सोचने की क्षमता होगी। जितना ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग सोचने के कैपेबल होता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जो बात करते हैं, सेरिब्रम में दो रीजन्स होते हैं, एक आउटर रीजन होता है और एक इनर रीजन होता है। जो हमारे सेरिब्रम का आउटर पोर्शन होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर का मतलब क्या? ये ग्रे कलर का पहली बार दिखता है। अच्छा, ग्रे कलर का कैसे दिख रहा है? देखो, जो नर्व सेल हमारा होता है, इसको समझ लो ध्यान से। जो नर्व सेल हमारा होता है, ये इसका एक्सॉन है, और ये इसका क्या है? सेल बॉडी। तो दो चीजें इसमें होती हैं। अब यहाँ पे जो इसका ये सेल बॉडी होगा, सेल बॉडी होता है तुम्हारा ग्रे कलर का, और यहाँ पे एक्सॉन की जब हम बात करें, तो एक्सॉन हमारा होता है व्हाइट कलर का। तो एक्सॉन क्योंकि व्हाइट है और सेल बॉडी क्योंकि ग्रे है, तो सोच के देखो, अगर आउटर पोर्शन यानी कि कॉर्टेक्स तुम्हारा ग्रे कलर का है, तो न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट इसमें होगा? जो ग्रे कलर का है, यानी कि इसमें क्या है? सेल बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल बॉडी वाला रीजन है न्यूरॉन्स का, वो तुम्हें आउटर लेयर्स में देखने को मिलता है सेरिब्रम में। सो इसीलिए जो आउटर पोर्शन है सेरिब्रम का, वो तुम्हारा ग्रे मैटर कहलाता है, या फिर ग्रे कलर का होता है। और वहीं पे बात करें इनर पोर्शन की, तो जो इनर पोर्शन होगा उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। अच्छा, व्हाइट मैटर क्यों कहेंगे? बिकॉज जो अंदर वाला रीजन होगा वो तुम्हारा एक्सॉन से मिलकर बना होगा, और एक्सॉन कैसा होता है? व्हाइट होता है। सो ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, दैट जो आउटर रीजन है, आउटर पोर्शन है सेरिब्रम का, वो तुम्हारा ग्रे मैटर कहलाता है, और इनर पोर्शन वो कहलाता है व्हाइट मैटर। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसमें रीजन भी पूछ सकता है, ग्रे मैटर क्यों है? बिकॉज दैट कंटेन्स दी सेल बॉडी। सेल बॉडी या साइटोन जो तो होता है, वो आउटर कवरिंग में पाया जाता है, आउटर पार्ट में। और इनर पार्ट की बात करें, इनर पार्ट तुम्हारा मिलकर बना होता है एक्सॉन से, जो कि माइलिन शीथ से कवर होता है, और माइलिन शीथ मैंने बताया था व्हाइट कलर की होती है, जब हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं। नाउ कॉर्पस कैलोसम, ये जो अंदर की तुम्हें लेयरिंग दिख रही है, यहाँ पे सेरिब्रम जहां खत्म हो रहा है, ये जो तुम्हें व्हाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है,
ये होता है कॉर्पस कैलोसम। इट इज अ हार्ड बॉडी, इज अ शीट ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये तुमसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। ये जो दो हेमिस्फीयर्स हैं इनको जोड़ कौन रहा है? अगर कुछ जोड़ेगा नहीं तो ये तो अखरोट की तरह अलग हो जाएंगे ऐसे। तो इसीलिए ये जो दो हेमिस्फीयर्स हैं इनको सेंटर में यहाँ पे जोड़ने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज कॉर्पस कैलोसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्पस कैलोसम एक हार्ड बॉडी है, इट इज अ शीट ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग दी टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। यहाँ पे दिख रहा है, ये है तुम्हारा जो दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा है कॉर्पस कैलोसम। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू दी अनदर। अगर मान लो कॉर्पस कैलोसम का तुमसे फंक्शन पूछता है तो उसका फंक्शन ये है, इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू दी अनदर। बेसिकली एक तरह से कनेक्शन फॉर्म करता है दोनों के बीच। ये जो बीच में बना है कॉर्पस कैलोसम, ये दोनों के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम्हारे सैंपल पेपर में पूछी गई है, दैट सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। बिकॉज हो सकता है तुमसे एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो एक चीज याद रखना, जितने भी मेजर काम होते हैं दिमाग के, जो कि सोचने का काम हो गया, विल पावर की बात हो गई, वो सारे के सारे सेरिब्रम में ही होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस भी सारे सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। सो सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या है? इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस। जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ कंट्रोल होंगे। जितनी विल पावर हम में है वो सारी यहाँ से आती है। और जितना भी तुम सोचने का काम करोगे, जो स्ट्रैटेजी बनाने का, प्लानिंग बनाने का काम करोगे, वो सारा का सारा कहाँ से होगा? सेरिब्रम से होगा, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। तो ब्रेन का ये तो पार्ट हो गया था सेरिब्रम। अब बात करते हैं लिटिल ब्रेन की। जो ये पीछे का तुम्हें छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, दिस इज नोन एज लिटिल ब्रेन या फिर सेरिबेलम। ये होता है सेरिबेलम। अब ये डिफरेंट कैसे होता है सेरिब्रम से? इट इज लोकेटेड एट द बेस अंडर सेरिब्रम। लोकेशन तो ये हो गया। इसमें कोई भी कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते, लेकिन फरोज होते हैं। फरोज मतलब इसमें गहरे ऐसे नालियां टाइप की होंगी, लेकिन कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते, ऐसे पाइप की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन फरोज होंगे, गलियां तुम्हें इसमें दिखेंगी छोटी छोटी। तो इस तरह का इसका शेप होता है। इट हैज ऑल्सो आउटर ग्रे मैटर एंड इनर व्हाइट मैटर। तो ये सेम है, जैसा कि सेरिब्रम में था उसी तरह सेरिबेलम में भी जो आउटर लेयर है वो ग्रे मैटर की होगी और इनर वाली व्हाइट मैटर की होगी। तो ये जरूर देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा ब्रेन का अलग होता है, स्पाइनल कॉर्ड जब मैं बताऊंगा वहां पे थोड़ा सा अलग होता है। तो ब्रेन में सेरिब्रम हो चाहे सेरिबेलम हो, वहां पे जो व्हाइट मैटर है वो अंदर पाया जाएगा और जो ग्रे मैटर है वो आउटसाइड पाया जाएगा। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है सेरिबेलम का? सो इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी। जो भी हमारा बॉडी का बैलेंस है, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, गिर नहीं रहा हूँ इधर उधर, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम, ठीक है। और मस्कुलर एक्टिविटी जो होगी, जैसे मान लो मैंने हाथ चलाया, कुछ भी ऐसे स्ट्राइक किया, तो ये सारा का सारा हमारा कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोई अल्कोहलिक पर्सन है, वो जब ठीक से नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा? बिकॉज जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये सेरिबेलम सही से काम नहीं कर पाता और बॉडी का बैलेंस या मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, तभी वो इंसान सही से नहीं चल पाता और इधर उधर डगमगाता और गिर भी जाता है। तो ये एक तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। सेरिबेलम क्या करेगा? इसका मेन काम है बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना और साथ में मस्कुलर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना। नेक्स्ट, इसके बाद अगला हमारा बॉडी का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है तुम्हारा ब्रेन के नीचे, यहाँ पे लगभग ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एकदम ब्रेन के एंड पे पाया जाता है। और फिर इसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड ही शुरू होती है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है ये। तो इसका क्या काम है? बेसिकली ये सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, एकदम स्कल के बेस पे यहाँ कहीं पाया जाएगा। फिर उसके बाद इट इज रफली ट्रायंगुलर एंड इज कंटिन्यूड एज स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड में जाके कंटिन्यू हो जाता है, मिल जाता है, और ये लगभग ट्रायंगल शेप का होता है। शेप इसका हो गया। और यहाँ पे अगर इसमें इंजरी हो जाती है, इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अब मान लो ये इसमें इंजरी होगी या ये हर्ट हो गया कहीं ना कहीं, तो क्या होगा? ये इंटरनल ऑर्गन्स की सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। जो हार्ट बीट है हमारी, दिल की धड़कन, वही तो मेन होती है। जब वही नहीं होगी तो सीधी सी बात है, इट विल कॉज टू डेथ, सिंपल। तो ये क्या करेगा? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, एंड अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग और दूसरे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो तीन चीजें अभी हमने देख ली। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज थैलेमस। थैलेमस कहाँ पे होता है? थैलेमस तुम्हारा ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इनर रीजन में। ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, दिस इज दी थैलेमस। तो थैलेमस का क्या काम होता है? इट रिलीज पेन एंड प्रेशर इंपल्सेस टू दी सेरिब्रम। जो पेन का इंपल्स होता है और जो प्रेशर का इंपल्स होता है
उसको ये ट्रांसफर कर देता है टू दी सेरिब्रम। सेरिब्रम में उसको रिले कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। रिले का मतलब ट्रांसफर हो गया एक तरह से। फिर उसके बाद बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। ये तुम्हारा थैलेमस के नीचे पाया जाता है यहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी। अगर बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है ये पूछ लिया जाए तो कौन कंट्रोल करेगा? इट इज दी हाइपोथैलेमस। ये तुम्हें फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये तुमसे पूछे जा सकते हैं। फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट हमारे ब्रेन का जो है, जो हमारे कोर्स में, दैट इज पॉन्स। पॉन्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे, ये तुम्हें दिख रहा है रीजन, दिस इज दी पॉन्स। तो पॉन्स का क्या फंक्शनिंग होता है? इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के नीचे होगा सेंटर ऑफ द ब्रेन यहाँ पे। और इसका काम क्या होगा? इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अदर हेमिस्फीयर एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है? देखो, जिस तरह हमारा सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड था, तो उसको कौन जोड़ के चल रहा था? कॉर्पस कैलोसम। उसी तरह अगर हम बात करें सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम भी ऐसे दो हेमिस्फीयर्स में बटा होता है, और इनको जोड़ता कौन है? इनको जोड़ता है यही पॉन्स। थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है इसमें इस तरह, और ये कनेक्ट करता है दोनों सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स को। जैसे मान लो ये हमारा पॉन्स हो गया, और दोनों सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स को ये ऐसे कनेक्ट करके जोड़ के रखता है। अब जैसे कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर्स में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में हेल्प कर रहा था, उसी तरह पॉन्स जो है सेरिबेलम के जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं उनके बीच लेफ्ट एंड राइट में इंफॉर्मेशन शेयर में हेल्प करता है। तो वही चीज है, इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अदर हेमिस्फीयर एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा था कि सेरिबेलम क्या करता है? मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो पॉन्स जब लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा है, उनके बीच डेटा ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉन्स है वो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स में हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, और लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ बॉडी जो हमारे हैं दोनों में ही मस्कुलर मूवमेंट को अलाउ करेगा। तो यही इसका फंक्शन हो गया। आई होप ये सारे के सारे पार्ट्स के फंक्शन तुम लोग को अच्छे समझ में आए होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो अभी हमने लास्ट में देखे थे, ये सेरिब्रम, देन उसके बाद में सेरिबेलम, इसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगाटा, देन उसके बाद में थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीठ में पाई जाती है, बैकबोन। ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है, स्टिफनेस देती है, और सीधे खड़े होने में हेल्प करती है। ये तो इसका स्ट्रक्चरल बेनिफिट हो गया। और दूसरा इसका क्या काम है? ये हमें रिफ्लेक्स एक्शन करने में हेल्प करती है, या ऐसे कह सकते हो जितने हमें बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही हो पाते हैं। ये नर्वस सिस्टम में इसका काम है, राइट। बाकी बॉडी को खड़ा करने में, स्टिफनेस में हेल्प तो कर ही रही है। चलो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो। यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की, ये स्पेसिफिकली तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रेन में क्या था? ब्रेन में हमारा आउटर रीजन ग्रे मैटर था, इनर वाला व्हाइट मैटर था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज जस्ट रिवर्स होती है। एक का याद कर लो, दूसरे का याद हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है, ब्रेन में तो बाहर था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के केस में ये होता है तुम्हारा इनसाइड, अंदर की तरफ पाया जाता है ग्रे मैटर। उल्टा होगा स्पाइनल कॉर्ड में। देखो ब्रेन था ये, ब्रेन में आउटर मोस्ट में क्या था? ग्रे, और इनर मोस्ट में क्या था? ये तुम्हारा था व्हाइट। और वहीं पे बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर क्या है? ग्रे, और बाहर क्या है? व्हाइट। तो ये केस है उल्टा। ये हो गया तुम्हारा स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड, और ये हो गया तुम्हारा ब्रेन। तो ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर। लेकिन वहीं पे बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में अपोजिट है, ग्रे मैटर अंदर पाया जाएगा और व्हाइट मैटर बाहर पाया जाएगा। ग्रे और व्हाइट समझ गए? सेल बॉडीज अंदर होंगी, जो उनका एक्सॉन वाला पार्ट होगा वो बाहर होगा। ब्रेन की बात करें, सेल बॉडी बाहर होगी क्योंकि ग्रे मैटर बाहर है, और एक्सॉन वाला पार्ट अंदर होगा क्योंकि व्हाइट मैटर अंदर है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें इस तरह जुड़ी हुई है, और इसके अंदर एक सेंट्रल, इस तरह एक तरह से कह सकते हो स्पेस होती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल इन द सेंटर, इट इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेंटर में तुम्हें ऐसे फरो दिख रही है, कैनाल दिख रही है, इसके अंदर क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ शॉक प्रूफ कुशन एंड फॉर्म्स मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। तो दो काम है इसके। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये दो काम करेगा। पहली चीज तो ये एक्ट करेगा एज अ शॉक प्रूफ। जब हम कहीं चलेंगे दौड़ेंगे तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। ये तीनों के एक्सचेंज में भी काम करता है। तो दो काम है, शॉक प्रूफ की तरह काम करेगा एंड मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फूड मटेरियल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों इसके काम होते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। कहाँ पाया जाता है? इन दी सेंट्रल कैनाल इन दी स्पाइनल कॉर्ड। ये तुमसे लोकेशन पूछ सकता है
या कहाँ पाया जाता है, या फिर तुमसे एमसीक्यू में किसी भी तरह पूछा जा सकता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड की क्या फंक्शन होते हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वही मैंने बताया था दैट स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है और सीधी हमारी बॉडी ऐसे खड़ी रह पाती है। लेकिन क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इसके फंक्शंस देखेंगे। तो पहला हमारा जो फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वो है दैट रिफ्लेक्सेस बिलो नेक, सारे के सारे इसी के द्वारा कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। मतलब जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे नेक के नीचे के, वो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है, राइट। फिर उसके बाद कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन, मतलब स्किन और सेंसरी सेल्स से, जो सेंस ऑर्गन्स हमारे होंगे उनके अंदर सेंसरी सेल्स होंगे, उनसे जितने भी इंपल्स होते हैं वो ब्रेन तक लेके जाती है। क्योंकि जितनी भी वायरिंग होगी सारी की सारी ऑर्गन से इसके अंदर आएगी, इसके अंदर से जाके ब्रेन तक पहुंचेगी, ब्रेन वापस से सिग्नल लेके जाएगा उन तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बीच का रास्ता होता है ब्रेन तक पहुंचने का। तो वही चीज लिखी है, इट कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। ऑल्सो ब्रेन से जो सिग्नल वापस आएंगे वो भी इसके ही थ्रू होके जाएंगे बाकी मसल्स तक। तो कंडक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स। ये दोनों भले मत याद रखना, ये जरूर याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे मेन फंक्शन क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? पेरिफेरल मतलब कि जो बाकी बॉडी पार्ट से हमारी नर्व्स कनेक्ट करेंगी वो सारी की सारी नर्व्स किसके अंदर आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सो कंटेन नर्व्स टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से जो सारी नर्व्स बाकी सारे ऑर्गन्स तक जाएंगी वो सारी कहाँ आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था सोमैटिक जो तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शंस होंगे वो नर्व्स जो कंट्रोल करेंगी वो सारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, दो सेट्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है क्रेनियल नर्व्स और सेकंड होता है स्पाइनल नर्व्स। समझ लो, क्रेनियल नर्व्स का मतलब ये जो क्रेनियम से निकल के आएंगे, क्रेनियम तुम्हारा, क्रेनियम के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है बेसिकली क्रेनियल कैविटी में। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन है, तो जो ब्रेन से नर्व्स निकल के आएंगी उनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स। सीधा सीधा है, जो दिमाग से निकल के आएंगी नर्व्स वो होंगी क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आएंगी नर्व्स, भाई रिफ्लेक्स एक्शन वाली तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आएंगी, दोज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एग्जाम्पल्स जिसमें है और कितने पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं वो। तो देखो क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। सो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। और कुछ एग्जांपल्स इसके हैं, देख लो, जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो नाक से दिमाग तक जाती है, ऑप्टिक नर्व जो आंखों से दिमाग तक जाती है, और ऑडिटरी नर्व जो कानों से दिमाग तक जाती है। ये सारे के सारे सिग्नल्स दिमाग तक ले जाने में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये याद कर लेना बिकॉज एमसीक्यूज में या फिर एग्जांपल्स किसी भी तरह तुमसे इनसे पूछा सकता है। फिर इसके बाद स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो इनके 31 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू किसी भी तरह मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है। सो क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, राइट। सो ये तो हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, यानी कि वो नर्व्स जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, मतलब जो हम नहीं कर रहे हैं अपने आप ब्रेन उनको कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि हार्ट से जुड़े होंगी ये नर्व्स और लंग से जुड़ी होंगी, तो ये सारी की सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती है। तो इनमें देख लेते हैं। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है एसएनएस और एक होता है पीएनएस। इनके बीच क्या अंतर है देखते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर वायलेंट एक्शन। यहाँ पे डिफरेंस तुमसे पूछ सकता है कि एसएनएस में और पीएनएस में क्या डिफरेंस है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एसएनएस क्या करता है? इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर अ वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशंस। मान लो तुम किसी खतरे में हो, तुमको भागना है, क्या होगा? तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो ये जो एक्शन है, ये जो तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एड्रेनलिन के द्वारा ही मतलब स्टिमुलेट किया जाता है। सो एड्रेनलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जब एड्रेनलिन हमारी बॉडी में रिलीज होगा तभी ये नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होगा और हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी फॉर अ वायलेंट एक्शन। तो ये तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। अब बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इट इज मोर कंसर्न विद रीएस्टैब्लिशिंग नॉर्मल कंडीशंस आफ्टर द वायलेंट एक्शन इज ओवर। तो ये उसका उल्टा है, ये वाला नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ये हमारी बॉडी को वापस से रिलैक्स मोड में लाने के काम आता है। तो ये दो नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के बीच डिफरेंस देख लेना, हो सकता है एग्जाम में तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है तुमसे ये पूछ लिया जाए कि एसएनएस
किस हार्मोन के द्वारा तुम्हारा स्टिमुलेट होता है, तो वो हो जाएगा एड्रेनलिन। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली भी तुम देख सकते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पर्टिकुलर ऑर्गन वाइज यहाँ पे क्या होगा दोनों में। जैसे मान लो हार्ट, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, वो काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर देगा, राइट। अभी हमने पढ़ा था वॉयलेंट एक्शन के लिए तैयार करता है बॉडी को। तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर देगा। और वहीं पैरासिम्पैथेटिक बात करें, जब मान लो खतरा टल गया तो हार्ट तुम्हारा नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। तो वही सारी चीजें बताई गई हैं अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेना, राइट, बस इतना ही मैं कहूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की। सो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, दोज आर इनवॉलेंटरी एक्शंस, मतलब ऐसे एक्शंस जो हम करना नहीं चाहते बट अपने आप हो जाते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर तुम सुबह सुबह खाना, मान लो नाश्ता तुम्हारे घर में बन रहा हो और आंख बंद करके जाके तुम ऐसे गैस के ऊपर हाथ रख दो, क्या होगा, तुम चाहो ना चाहो थोड़ी देर के बाद तुम खुद ही ऐसे हाथ हटा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ट्रेंड है, तुम्हारी बॉडी को हर्ट हो रहा है और वहां से तुम्हें हाथ हटा लेना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट है और गलती से तुम्हारा हाथ उसके कांटे में लग गया, तो तुम क्या करोगे, क्या कांटे में हाथ ऐसे लगाए रहोगे? नहीं लगाए रहोगे, हाथ तुम्हारा अपने आप ही वापस आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं। जैसे मान लो एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, तुम अंधेरे कमरे में जाओगे, वहां पे थोड़े टाइम के बाद तुम्हें चीजें दिखने लगती हैं। क्यों? बिकॉज जो तुम्हारा प्यूपिल है, जो डार्क रीजन आई का तुम्हें दिख रहा है, ये डायलेट हो जाता है या और बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन है या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये जितने भी एक्शन अननोइंगली हम करते हैं, दीज आर नोन एज इनवॉलेंट्री एक्शंस। और वॉलेंट्री एक्शंस तो वो हो गए जो हम जान के कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये वॉलेंट्री एक्शन हो गया। बट यहाँ पे मान लो अगर मैं कहीं गर्म चीज पे हाथ रख दूं, वो अपने आप हट जाए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा इनवॉलेंट्री एक्शन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंस्टेंट हैंड विड्रॉल, जब भी हमारा हाथ जल रहा होगा, जाड़े में शिवर करते हैं ताकि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो, और उसके अलावा डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं तुम्हारे किसके, इनवॉलेंट्री एक्शन या फिर रिफ्लेक्सेस के। नाउ अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ये कभी कभी डायग्राम ऐसे पूछ लिया जाता है। बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन कैसे प्रोसेस होता है तुम्हारी बॉडी में, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है बेसिकली। तो देखो इसका तरीका क्या है, इसका रास्ता क्या है। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या जाएगा, स्टिमुलस। जैसे मान लो कहीं पे हमें कील लग गई, कई बार मेरे साथ हुआ, ऐसे काम कर रहा हूँ, थोड़े से कील ठोक रहा हूँ और गलती से थोड़ा हाथ पे पड़ गया या कील गलती से लग गई हाथ में, तो क्या होता है, तुरंत हमें चोट लगी। जब चोट लगी तो उसका स्टिमुलस जो सडन चेंज हुआ, हमें चोट लगी, पेन हुआ, तो वो स्टिमुलस हमारी नर्व तक जाएगा। अब नर्व क्या करेगी, नर्व में इंपल्स होगा, ओके, इंपल्स जनरेट होगा। अब इंपल्स जनरेट हुआ, वो इंपल्स नर्व के थ्रू ट्रेवल करता करता जाएगा। ये सेंसरी न्यूरॉन है, स्टार्टिंग बताया था मैंने। इस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये इंपल्स ट्रेवल करता हुआ जाएगा 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 कहां तक, यहां तक आ जाएगा। ये इंपल्स मान लो यहां तक आया, ठीक। अब यहां पे इस सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ने के लिए बीच में लगा है एसोसिएशन न्यूरॉन। इस एसोसिएशन न्यूरॉन की वजह से ये इंपल्स ट्रेवल होगा यहां से यहां तक, बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, ट्रेवल करेंगे यहां तक, फिर इसमें इंपल्स जाएगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर यहां से यहां सिग्नल ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके बाद ये इंपल्स ट्रेवल होगा आगे और ये जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर मसल तक। अब इफेक्टर मसल का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो इफेक्टर मसल मतलब नॉर्मल एक मसल जहां पे तुम्हें एक्शन करना है। जैसे मान लो वही चीज, हाथ, मेरा हाथ पे चोट लगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा हाथ ही तुरंत हटेगा पीछे, तो अफेक्टर मसल कहां पे होंगी, हाथ में ही होंगी, राइट। तो जैसे कील लगी हाथ में, चोट लगी, इंपल्स गया कहां तक, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड तक गया। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, एसोसिएशन न्यूरॉन, उसने इस इंपल्स को ट्रांसफर किया किसमें, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन से इंपल्स गया वापस से हाथ तक, वापस से यहां तक आया और हाथ को तुरंत यहां फोर्स किया कि हाथ हटा दो, अपने आप ही हटेगा। तो ये तुम्हारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा पूरा पाथ, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आई होप समझ में आ गया होगा। ये कई बार एग्जाम में आया है, यहाँ पे लेबल करने के लिए तुमसे पूछ सकता है, डायग्राम बना हुआ होगा उसमें तुम्हें लेबल करने के लिए बोल देगा कि बताओ ये वाला न्यूरॉन कौन से टाइप का है। तो जहां से इंपल्स पहले जाएगा, स्टिमुलस जनरेट हुआ, फिर इंपल्स होके जा रहा है किसमें से, सेंसरी न्यूरॉन में से, और ये जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ एसोसिएशन न्यूरॉन जोड़ेगा दोनों को, ये सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को। फिर ये इंपल्स ट्रेवल करेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां तक, अफेक्टर मसल तक, जहां पे एक्शन करना है या रिस्पॉन्स करना है, वहां की मसल्स में सिग्नल जाएगा, उन मसल्स में एक्शन होगा और फिर तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अफेक्टर मसल्स क्या करेंगी, एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी और आउटपुट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो बस यही हो गया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टिमुलस। अब यहाँ जो रिसेप्टर लिखा है ये क्या है, बेसिकली सेंस ऑर्गन के सेल्स हैं ये जो रिसेप्टर है ये। तो सेंस ऑर्गन में उसी को हम रिसेप्टर बोल सकते हैं, उसने रिसीव किया ये पूरा स्टिमुलस। अब सेंस ऑर्गन के जो सेल्स होंगे वो न्यूरॉन से जुड़े हुए होंगे, तो सेंसरी न्यूरॉन में क्या जाएगा, इंपल्स जाएगा,
इंपल्स गया और ये कहाँ तक जाएगा, या तो ब्रेन तक जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन के केस में स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से ये जाता है मोटर न्यूरॉन, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एसोसिएशन न्यूरॉन है जो सिग्नल ट्रांसफर करेगा आगे, तो मोटर न्यूरॉन में जाएगा ये। फिर मोटर न्यूरॉन से ये जाएगा अफेक्टर मसल तक और वहां पे तुम्हारा एक्शन होगा और उसके बदले तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्स। तो ये पूरा होता है तुम्हारा रिफ्लेक्स आर्क। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद अभी हम देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड। नाम से ही पता चल रहा है। देखो नेचुरल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होंगे जो तुम्हारी बॉडी में पहले से हैं, इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से आए हैं, इनके लिए तुम्हें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। दीज आर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एंड दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे कि तुम आंखों को ब्लिंक कर देते हो ज्यादा लाइट में, अगर तुम्हें सर्दी होती है तुम खांसने लगते हो, स्नीजिंग करने लगते हो, और जो खाने को हम स्वॉलो करते हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से पता है, राइट। ये इनहेरिटेड है हमारे पेरेंट्स से, ये हमें पहले से पता होती है, इसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सलाइवेशन, टेस्टी खाना हमने देखा, सलाइवेशन होने लगा, तो ये सारी की सारी क्या है, दीज आर नेचुरल रिफ्लेक्सेस, ये हमने सीखी नहीं है, बचपन से ही हमारे अंदर है। फिर अगर हम बात करें अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस की, सो अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो लाइफ टाइम हम सीखते जाते हैं टाइम के साथ, जैसे कि डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड दीज आर लर्नड बाय एक्सपीरियंसेस। अब जैसे मान लो, सबसे तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो दो दोस्त हो, एक ये तुम हो और ये मान लो तुम्हारा दोस्त है। मान लो तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है और तुम्हारे दोस्त को पिज्जा नहीं पसंद है। तो अगर मान लो तुम्हारे सामने पिज्जा रखा हो प्लेट में, इस तरह पिज्जा रखा है, कई सारे स्लाइसेस हैं इसमें, तो यहाँ पे अगर पिज्जा तुम्हारे सामने रखा होगा तो तुम्हें ये टेस्टी लगता है बट तुम्हारे दोस्त को नहीं लगता, तो इसका स्मेल सूंघ के किसके मुंह में पानी आएगा, जिसको पसंद हो गए। तो यहाँ पे सलाइवेशन इसके साथ तो होगा बट इस वाले दोस्त के साथ ये चीज नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये अक्वायर्ड है। भाई समय के साथ हो सकता है किसी को वो खाना पसंद हो, किसी को ना हो, तो उसके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको कोई चीज पसंद हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये चीज तुम्हारी अक्वायर्ड रिफ्लेक्स में आती है। तो इसी के एग्जांपल देखो यहाँ पे दिए हुए हैं कई सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मेल ऑफ टेस्टी फूड। भाई टेस्टी फूड हर एक के लिए अलग अलग होगा, हर एक के लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने सीखा होगा, तो उसकी बॉडी में उसके हिसाब से रिफ्लेक्स एक्शन ये बनेगा। फिर उसके बाद एक और होता है स्टैंडिंग अप, जब आपकी टीचर क्लासरूम में एंटर करते हैं, ये चीज आप सीखते हो समय के साथ जब स्कूल जाते हो। फिर इसके बाद एक और है टाई योर शू लेसेस व्हाइल टॉकिंग, जैसे बात करते करते तुम शू के लेसेस अपने आप बांध लो, ये भी तुम समय के साथ सीखते हो। तो इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई चीजें हम लाइफ टाइम में सीखते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। इनको कंडीशनड रिफ्लेक्सेस भी बोला जाता है, नाम चेंज कर सकता है एग्जाम में, तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस या कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस या अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, इन्हीं को हम बोलते हैं जो हम सीखते हैं समय के साथ। तो यही लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का एंड आई होप जितनी भी चीजें इस चैप्टर में तुम लोग को बताई हैं वो सारी की सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और ऐसे ही वीडियोस अगर आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। एंड साथ में अगर इस वीडियो में कोई चीज तुम्हें ना समझ में आई हो तो उसको तुम कमेंट में लेके बता सकते हो, एंड इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो भी तुम नीचे कमेंट्स में लेके बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।